हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा बहुत विशेष है। ये जिस बात को लेकर के चर्चा हम अपने आप व्यूअर्स के साथ कर रहे हैं, दर्शकों के साथ कर रहे हैं, और ये चर्चा है कि ज्योतिष शास्त्र जो है, एस्ट्रोलॉजी जो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें साथियों मोर देन हंड्रेड्स राजयोग हैं, बहुत अनेकों अनेक राजयोग हैं। और इसी प्रकार राजयोग जो होते हैं तो राज कराते हैं। राजयोग का मतलब ही यह है कि जो राज कराए व्यक्ति को जीवन में। और इसी प्रकार से अशुभ योग भी होते हैं। तो ये तो शुभ योग कहलाते हैं राजयोग जितने भी हैं। जैसा कि मैंने कहा, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ राजयोग हैं ज्योतिष में। और इसी प्रकार जैसे ये राजयोग हैं, इसी प्रकार अशुभ योग भी हैं। दोनों प्रकार के योग होते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही विशेष प्रकार के राजयोग के विषय में बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है ये। जिस योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस राजयोग की बात कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, ये राजयोग आपके लिए सुनना और जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है ये कार्यक्रम कि कहीं आपके कुंडली में तो नहीं बना है ये राजयोग। अगर आपकी भी कुंडली में है साथियों, तो आप देखिए अपनी कुंडली। नहीं जानते हैं देखना, तो दिखाना चाहिए आपको अपनी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। क्योंकि ये जो राजयोग जिसकी आज हम बात कर रहे हैं आपसे, ये बहुत प्रबल राजयोग होता है। अगर किसी की भी कुंडली में बन जाए, व्यक्ति को जीवन में सब कुछ देता है। वो देता है जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं किया होता, इमेजिन नहीं किया होता। लेकिन ये पता भी अगर पहले से लग जाए कि हमारी कुंडली में ये योग है, तो इसका प्रभाव हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी तो जानना बहुत आवश्यक है ना। खाली यही जानना आवश्यक तो नहीं होता ना कि भाई ये इतना बड़ा राजयोग कुंडली में बन गया। राजयोग तो देखिए क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, बहुत लोगों की कुंडली में बने होते हैं। तो क्या सभी मिलियनियर बन जाते हैं, बिलियनियर बन जाते हैं? नहीं। इसके पीछे भी एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है, कारण है, बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण, जिसकी चर्चा अब इस दौरान करेंगे इस वीडियो में। तो पहले व्यक्ति की कुंडली में, जैसा मैंने कहा कि कुछ शुभ योग होते हैं ज्योतिषीय आधार पर, और कुछ अशुभ योग बनते हैं जो उस जातक के जीवन में उन ग्रहों की दशा आने पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव दिया करते हैं। लेकिन साथियों, कुछ शुभ योग ऐसे भी हैं जिनके होने से या जिनके होने पर जातक को उनके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है उनके द्वारा, उन राजयोगों के द्वारा, उन योगों के द्वारा। जी हां, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, राजयोगों के विषय में बात चल रही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा चर्चा के आरंभ में। और जिनमें से ये एक है जिसके ऊपर आज चर्चा हो रही है, ये एक राजयोग है और बहुत विशेष किस्म का राजयोग है ये। और जो जातक के जीवन को एक प्रकार से जो अशुभ योग होते हैं, वो तो देखिए जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, तकलीफ सब कुछ देते हैं। इस प्रकार के अशुभ योग जो होते हैं, व्यक्ति का जीवन कई बार बर्बाद तक कर देते हैं अशुभ योग। और जो शुभ योग होते हैं, वो तो जीवन में, मैंने जैसा कहा, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं व्यक्ति को, जैसा सोचा भी नहीं होता उसने। लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसे राजयोग के विषय में बात करने जा रहे हैं कि यदि ये योग राजयोग किसी भी जातक की, आपकी या किसी और जातक की कुंडली में बन रहा है या बनता है या बना हुआ है, तो जब भी उन राजयोग से संबंधित जिन ग्रहों ने राजयोग को बनाया है, जिन ग्रहों के द्वारा वो राजयोग का निर्माण हुआ है आपकी कुंडली में, जब भी आपके जीवन में उन ग्रहों की दशाएं आएंगी, तो आपको यानी कि जातक को जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पैसा, धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में, ये सब कराएंगी। जीवन को बहुत सुखी बना देती हैं ये व्यक्ति के।
और जो कार्यों में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा होता है, बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी असफलता 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 का मुंह देख रहा होता है, जब इन राजयोग जो इन ग्रहों ने बनाया, जब उनकी दशा जीवन में आती है तो वो असफलता जो है, जितनी भी असफलताएं होती हैं जीवन से जुड़ी हुई आपके, वो सब सफलता में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब दूसरी बात एक और है कि देखिए, महादशा आती है, अंतरदशा भी होती है, प्रत्यांतर दशा भी होती है। अब यहां पर एक चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जैसा मैंने अभी कहा भी था कि इस चर्चा में अभी आरंभ में ही कि राजयोग तो बहुत लोगों की कुंडली में होते हैं। तो आप पूछेंगे कि जी कुछ के बारे में शायद आप जानते भी हो कि साहब उनकी कुंडली में राजयोग है, वो हमने उनको तो नहीं देखा धनवान होते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने, या सही देखा है आपने, ये बिल्कुल सच बात है। इसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है ज्योतिषीय आधार पर, वो हम अब आपको बता रहे हैं। देखिए प्रिय साथियों, वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में, मैंने जैसा कहा कि राजयोग होते हैं, उन राजयोग के होने ना होने से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जिन ग्रहों के द्वारा उन राजयोगों का निर्माण हुआ है उन ग्रहों की दशा आपके जीवन में ना आए। और इसमें भी जैसा मैंने कहा कि अभी महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यांतर दशा। महादशा अगर आ गई उस ग्रह की जिसने राजयोग का निर्माण किया है आपके कुंडली में, तो सर्व सुख आपको प्राप्त होंगे, सभी प्रकार के उनकी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अगर अंतरदशा आई है उस ग्रह की तो उसकी जो एक तरीके से जो लिमिट है वो कम हो जाएगी, थोड़ा कम मात्रा में प्राप्त होंगे तो जरूर, लेकिन उसकी कम होगी मात्रा। और अगर प्रत्यांतर दशाएं, वैसे अंतरदशाएं तो आती ही हैं, जरूर आती हैं, बेशक चाहे महादशा ना आए जीवन में उस ग्रह की जिसने राजयोग का निर्माण किया है। तो जब ये अंतरदशाएं आती हैं तो सुख तो वो भी देती हैं, सुखों की प्राप्ति तो कराती हैं, सब कुछ देती हैं वो भी, लेकिन उतना नहीं दे पाती हैं जितना कि महादशा में चीजें मिलती हैं व्यक्ति के जीवन में। तो ये जानना भी बहुत आवश्यक है। मान लीजिए बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हुआ है चंद्र और मंगल के कारण, महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है। अब लेकिन ना तो चंद्रमा की महादशा जीवन में आई व्यक्ति के पूरे जीवन में, ना मंगल की आई। अब जब दोनों ही ग्रहों की दशा नहीं आई महादशा, उनकी अंतरदशाएं तो जरूर आएंगी। तो जब जब अंतरदशाएं आएंगी तो वो थोड़ा थोड़ा जो है लाभ जो है मात्रा में मिल जाएगा। ये बातें होती हैं। अगर चंद्र में और चंद्र मंगल में से जिनके कारण राजयोग का निर्माण हुआ है, चंद्रमा की दशा आ जाए या मंगल की आ जाए, तो फिर व्यक्ति के जीवन में बाहर आ जाती है सुखों की। तो प्रिय साथियों, अब मैं समझता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। तो ये चीजें भी देखना बहुत आवश्यक होता है। और दूसरी बात ये भी देखना बहुत आवश्यक होता है कि जिन ग्रहों के कारण राजयोग का निर्माण हुआ है आपके चार्ट में, आपके लगन चार्ट में या नवांश में, जहां पर भी, तो राजयोग तो बन गया दो ग्रहों के मिलने के कारण, लेकिन क्या उन ग्रहों की स्थिति मजबूत है? अपनी स्थिति मजबूत है? तो जितनी ज्यादा मजबूत स्थिति होगी, जितने वो मजबूत स्थिति में होंगे, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको कराएंगे जीवन में जब उनकी दशाएं आएंगी, महादशाएं। और अगर कहीं वो वीक हैं, अब मान लीजिए राजयोग बना हुआ है किसी भी एक घर में, 12 घर में से, उन दो ग्रहों के कारण, और उनमें से एक ग्रह जो है वो नीच की राशि में बैठा है और उसकी दशा आ गई मान लीजिए, तो उसका जो जीवन में सुख तो फिर भी मिलेंगे थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो वो अगर मजबूत स्थिति में होता ग्रह, वो मजा तब देता आपको लाइफ में। ये भी चीजें हैं। तो उनके लिए उपाय भी हैं कि भाई अगर कोई इतना अच्छा योगकारी ग्रह है और राजयोग का निर्माण हो रहा है कुंडली में और वो कहीं कमजोर अवस्था में है, तो उसको मजबूत करने के लिए उससे संबंधित जेम्स या स्टोन ज्योतिष में बताया गया है उपाय के तौर पर धारण करने के लिए। तो हम समझते हैं कि आप ये बात भी हमने आपको बहुत खोल करके समझाने की कोशिश की है। और दूसरी बात यह भी है कि हमने जैसा कहा कि ग्रह की स्थिति मजबूत, तो मजबूत कई तरीके से देखी जाती है कि कमजोर या मजबूत। ग्रह का
सबसे पहले ये देखना होता है कि ये इसकी डिग्री, इसका जो अंश है वो कितना है। तो अगर राजयोग का निर्माण कर रहा है कोई ग्रह, तो पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, अशुभ ग्रहों का प्रभाव में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि उसकी अपना जो अंश है, जिस डिग्री पर वो बैठा है आपके कुंडली में, उस घर में, राशि में, वो डिग्री क्या है, अंश क्या है। 12 से 18 डिग्री होनी चाहिए, तब वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा जब उसकी दशा आएगी, महादशा। मैंने दूसरी बात बताई थी कि शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, शुभ ग्रहों का साथ होना चाहिए, और किसी अशुभ भाव में नहीं होना चाहिए ग्रह, शुभ भाव में होना चाहिए। तो प्रिय साथियों, किसी भी अशुभ ग्रह के प्रभाव में अगर नहीं है और डिग्री भी सही है और भाव और राशि भी उसकी अच्छी है, तो उसकी दशा आने पर जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति जातक को हो जाती है, सुखद परिणामों की, बहुत अत्यंत सुखद परिणामों की प्राप्ति कहना चाहिए मुझे। ऐसे सुखद परिणाम जिसके विषय में व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है कि जीवन में मुझे ये प्राप्त होंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं गज केसरी राजयोग के विषय में बात कर रहे हैं प्रिय साथियों, कि कुंडली में क्या आपके भी गज केसरी राजयोग का निर्माण हुआ है। और ये जो निर्माण होता है गज केसरी राजयोग, ये होता है चंद्र और बृहस्पति के द्वारा, गुरु बृहस्पति के द्वारा। यूं तो चंद्र और शुक्र के द्वारा भी माना जाता है गज केसरी योग, लेकिन मुख्य तौर पे, विशेष तौर पे चंद्र और बृहस्पति का ही गज केसरी योग कहलाया गया है मुख्य तौर पे। मैंने जैसा कहा कि बुध और शुक्र के साथ भी इसको देखा जाता है गज केसरी के योग के तौर पर, लेकिन विशेष रूप से बृहस्पति के साथ। तो क्या आपके चार्ट में, कुंडली में, लगन भाव में यह गज केसरी योग का निर्माण हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ग्रहों की स्थिति मजबूत है? वो भी चीज देखने वाली है। मैंने बताया है कि किस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए। और तीसरी बात कि वो किस राशि में बैठा है, कहीं नीच अवस्था में तो नहीं बैठा, या शत्रु के घर में तो नहीं बैठा, शत्रु या किसी अशुभ भाव में तो नहीं बैठा। ये सब चीजें भी देखी जानी चाहिए। तो अब जो गज केसरी योग जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, चंद्र और बृहस्पति के कारण जिसका निर्माण होता है, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति दोनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं गज केसरी योग का, राजयोग का। तो ये कब इस बनता है, किस स्थिति में बनता है? देखिए, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति जो हैं कुंडली में, जब भी एक दूसरे से केंद्र में होंगे, चाहे वो एक दूसरे से पहले घर में हो, चौथे में हो, 7वें घर भाव में हो, या दशम भाव में हो, तब ये गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। कहने का भाव ये कि मान लीजिए, पहली बात तो ये कि केंद्र में होना जरूरी है। केंद्र में कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो केंद्र के 4 घरों में ही हो, एक दूसरे से पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में होते हैं। मान लीजिए कि गुरु बृहस्पति जो हैं लगन भाव में, पहले भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा जो हैं उनसे चौथे भाव में होने चाहिए, या 7वें में होने चाहिए, या दशम भाव में होने चाहिए। तब गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। एक दूसरे से, चाहे वो चंद्र हो या बृहस्पति हो, दोनों में से कोई भी हो, एक दूसरे से पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में होने से गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात, अगर यह भी बात बहुत समझने वाली है कि गज केसरी योग तो बनता है साथियों, 12 भाव हैं कुंडली में, 12 घर होते हैं, लेकिन अगर यह गज केसरी योग पहले घर में, चौथे में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, या दशम भाव में बनता है, या 11th हाउस में बनता है, तब इसके बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। नवम भाव में भी इसके बनने से बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में, बहुत सुखद परिणाम। तो देखने वाली बात यह है कि ये गज केसरी योग अगर बना है तो कहीं बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में तो नहीं बैठे, जहां पर भी वो बैठे हों। क्योंकि फिर क्या है कि अगर ये दोनों में से कोई भी ग्रह, चंद्र या गुरु में से,
अगर वो अपनी शत्रु राशि में बैठे, जैसा मैं अभी बता भी चुका हूं इस विषय में, चंद्रमा के कुल आधार मान करके, चाहे वो चंद्रमा हो या गुरु बृहस्पति हो, दोनों में से कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, किसी अशुभ भाव में, जैसे कि तीसरा भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, द्वादश भाव, ऐसे भावों में भी बनते हैं। लेकिन फिर उनका लाभ तो मिलता है जब उनकी दशाएं आती हैं, क्योंकि भाई योग तो बना ही है, चाहे राजयोग। वो अलग बात है कि शुभ घरों में ना बन करके अशुभ घर में बन गया। अब क्योंकि अशुभ घर में बन गया तो क्या है कि उसके जीवन में लाभ तो मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। अब यहां पर क्या है कि जो हम राजयोग की बात आपसे कर रहे हैं, गजकेसरी राजयोग, जो कि चंद्र और गुरु बृहस्पति के कारण जिसका निर्माण होता है, तो जब इन ग्रहों की दशाएं आती हैं, चंद्रमा या बृहस्पति की, तब ये सब चीजें जीवन में उसको प्राप्त होती हैं। लेकिन यहां पर एक बात और कह दें कि अगर चंद्र बृहस्पति दोनों ने मिलकर के गजकेसरी का निर्माण तो कर दिया, अब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में बृहस्पति की दशा आई है लेकिन कोई बहुत विशेष रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, गजकेसरी योग जब बनता है ना, तो जब चंद्रमा की दशा आती है तब तो बहुत प्रचुर मात्रा में व्यक्ति को मान सम्मान, धन, वैभव, सुख, ये सब मिलता है। गज केसरी, गज माने हाथी और केसरी का मतलब ऊपर मुकुट हो गया, मतलब आप पूरे दुनिया में आपका मान और सम्मान ऐसा बढ़ता है। आपके कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप हैं, आपके यश में वृद्धि होती है, आपको यश की प्राप्ति होती है, आपका फेम बढ़ता है, पॉपुलर होते हैं आप, और मान सम्मान तो इसी को ही कहते हैं ना। तो चंद्रमा जब आते हैं, और चंद्रमा में भी यह है कि चंद्रमा और बृहस्पति अगर कहीं कर्क राशि में बैठे हैं तो बहुत अति उत्तम, अति सर्वोत्तम परिणामों की प्राप्ति कराते हैं ये। अगर चंद्रमा और बृहस्पति आपके कुंडली में एक साथ कर्क राशि में बैठे हैं, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की है, अपनी स्वय राशि है, और गुरु बृहस्पति की ये उच्च राशि हो गई, और जब इनमें से किसी की भी दशा आएगी तो अगर चंद्रमा की आ गई तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ में एकदम यू टर्न आ जाएगा, यू टर्न ले आएगा ये निर्माण, गजकेसरी राजयोग। तो इस योग में चंद्रमा की युति गुरु के साथ, जैसा मैंने कहा कि होती है, तभी इस राजयोग का निर्माण होता है। या फिर चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हो, तब इसका निर्माण होता है। और साथियों, ये जो चंद्र और गुरु हैं जिनके कारण राजयोग का निर्माण होता है, इनके बीच जो संबंध बनता है, ये बहुत अद्भुत होता है। बहुत कम लोगों के जीवन में राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे जो ये गजकेसरी जैसे राजयोग हैं, बहुत ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उनको इस प्रकार के राजयोग की उनकी कुंडली में निर्माण होता है। नहीं तो जीवन में व्यक्ति अपना जीवन, पूरा संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन साधारण तरीके से ही निकाल देता है। अगर राजयोग हैं तो वहीं कुछ अशुभ योग भी हैं, और जैसा मैं बार बार बोल भी रहा हूं आपसे कि राजयोग तो बन गया लेकिन उनकी दशाएं नहीं आई आपके जीवन में, तो वो राजयोग का होना ना होना बराबर है। अंतरदशाएं आएंगी तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसका लाभ मिल जाएगा। कोई बड़ा लाभ की प्राप्ति की आप उस फिर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ऐसे में। तो चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, गुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में नहीं होने चाहिए गजकेसरी योग बनने के बाद भी। यह जरूरी नहीं है कि गजकेसरी योग बन गया, वो तो बन गया, लेकिन देखने वाली बात है कि चंद्र और बृहस्पति की गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, मजबूत है या कमजोर है। भाई अगर मजबूत नहीं है और कमजोर है तो आप उसको मजबूत कीजिए जेम्स स्टोन्स के माध्यम से। चंद्रमा के लिए आप मोती पहन सकते हैं, गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हैं, और अगर उनकी दशाएं आ रही हैं तब तो पहनना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है अगर वो कमजोर स्थिति में है तो। और अगर बेटर स्थिति में भी हैं तब भी अगर आप पहनेंगे तो सोने पे सुहागा, वो कहावत है ना, फिर वो स्थिति होगी। तो जैसा मैंने कहा साथियों, और मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, रिपीटेडली मैं जो है इस बात को कह रहा हूं
कि यदि किसी जातक की कुंडली में गज केसरी राजयोग बहुत अच्छे ढंग से और मजबूत तरीके से बना हुआ है तो वह जातक जीवन की सभी बाधाओं और समस्याओं से लड़ते हुए पूरी तरह से बाहर आ जाता है और अपने जीवन की सफलता की ऊंचाइयों तक को छूता है, जाकर के फिर शिखर पे जाता है सफलता के। और अगर यह राजयोग जातक के लगन भाव में बन रहा हो, लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, तो जातक, ऐसा जो जातक होता है उन ग्रहों की दशा आने पे नेता या अभिनेता तक बनता है और समाज में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत होती है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके लिए उसका मान और सम्मान होता है हर तरीके से। यह गजकेसरी योग बहुत अद्भुत योग है मेरे प्रिय साथियों। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि यदि यही गजकेसरी योग का निर्माण गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा कुंडली के दूसरे भाव में अगर हो, दोनों एक साथ हो मान लीजिए, तो एक दूसरे से पहले स्थान में हो गए, पहला स्थान केंद्र और त्रिकोण दोनों है, तो जब भी ये कुंडली के दूसरे भाव में होते हैं चंद्र और बृहस्पति एक साथ, तो गजकेसरी योग का ही निर्माण होता है उस समय पर। तो अगर सेकंड हाउस में दोनों विराजमान हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे इनकी दशा आने पर? तो ऐसा जो जातक होता है उसको अपने घर परिवार से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलता है, और इतना ही नहीं, उच्च कुल में पैदा होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक उच्च परिवार में, बहुत ही नामचीन परिवार में उसका जन्म होता है, जिसकी समाज में एक अलग स्थान होता है उस परिवार का। ऐसे परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है अगर सेकंड हाउस में चंद्र और बृहस्पति बैठे हों। तीसरे भाव में अगर ये बैठे हैं चंद्र बृहस्पति, हालांकि इतना नहीं होता क्योंकि थर्ड भाव जो है वो त्रिशदाय भाव है, अशुभ भाव कहलाता है, लेकिन फिर भी गजकेसरी योग, मैंने जैसा कहा कि उसका पूरी तरह से शुभ प्रभाव खत्म नहीं होता। तो अगर उनकी दशाएं आ रही हैं, तो अगर वो तीसरे भाव में भी बना हुआ है, चंद्र बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, तो क्या होगा? जातक के लिए ही नहीं बल्कि उसके भाई बहनों के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध रहता है। मतलब जो उनके भाई बहन होंगे जातक के, वो भी खूब जीवन में उन्नति करते हैं और उनका सपोर्ट जातक को मिलता है या जातक का सपोर्ट भी उनको मिलता है। तो भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा रहता है सहयोग एक दूसरे के साथ और प्यार। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव तो केंद्र का भाव हो गया भाई, बहुत शुभ भाव है। तो यहां पर अगर चंद्र बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हैं तो क्या देंगे? चौथे भाव में ये राजयोग अगर बनता है गजकेसरी राजयोग, तो माता का भरपूर मात्रा में प्यार की प्राप्ति और माता से लाभ और सभी प्रकार के सुखों की जीवन में प्राप्ति, जैसे बड़ा सुंदर घर, बड़ा सुंदर वाहन इत्यादि, सभी प्रकार के वैभव और सुखों की प्राप्ति जीवन में अगर उनकी दशा आ जाए, वो देती हैं ये सब चीजें। पंचम भाव में अगर गुरु, बृहस्पति और चंद्र बैठे हों तो क्या करते हैं? तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो अपने बुद्धि के द्वारा जीवन में अनेकों अनेक सफलताएं प्राप्त करता है और सफलता की सीढ़ियां चलता चला जाता है अपने जीवन में। पंचम भाव में अगर चंद्र गुरु बैठे हैं तो, और विद्या में, एजुकेशन को लेकर के तो उसका कोई सामी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो टॉप करते हैं, वैसे ही जातक होते हैं। और जिनकी पंचम भाव में ये चंद्र गुरु बैठे होते हैं, उनकी संतान भी बहुत विद्वान होती है, बहुत विद्वान होती है, और उनको अपनी संतान पर बहुत नाज होता है माता पिता को। अब आते हैं छठे भाव पे। छठे भाव में अगर ये दोनों एक साथ बैठे ग्रह, तो जैसा मैंने कहा कि ये भी जो है त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, तो इस राजयोग का भी कोई बहुत ज्यादा लाभ तो प्राप्त नहीं होता है जीवन में। लेकिन हां, फिर भी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं प्राप्त होता, आंशिक तौर पर तो जरूर होता है। क्या होता है? जैसे कि भाई स्वास्थ्य अच्छा रहना, दूर दराज की यात्राएं, उसमें आपको सुख की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, और ऐसे जातकों के जो हैं
शत्रु कम होते हैं, मित्र अधिक होते हैं। 7वें भाव में अगर ये योग बना है गुरु गज मतलब गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का, तब जातक की शादी उच्च कुल में होती है, उच्च घराने में होती है ऐसे जातक की। और जीवन साथी भी बहुत योग्य मिलता है, विद्वान, और व्यक्ति खुद भी बहुत विद्वान होता है, तथा उसका जो जीवन साथी है वो भी किसी उच्च पद पर आसीन होता है, या अगर व्यापार में है वो, तो व्यापार भी बहुत अच्छी श्रेणी का कर रहा होता है। अष्टम भाव में अगर ये योग बन गया तो अष्टम भाव भी साथियों त्रिक भाव है, शुभ भाव है। तो यहां पर अगर ये गजकेसरी योग बनता है चंद्र गुरु के कारण, तो जातक को जीवन में तंत्र मंत्र की साधना ये करवाता है। ऐसा व्यक्ति अगर तंत्र मंत्र की साधना करेगा तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होंगी उसे, और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी उसका रुझान अधिक रहता है, उसमें रुचि रहती है। नवम भाव में अगर ये गजकेसरी योग बनता है, त्रिकोण का भाव है, तो जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक, भाग्य का भरपूर सहयोग उसके जीवन भर उसको मिलने वाला है, मान के चले। और जो स्टूडेंट्स ऐसे जो हायर एजुकेशन कर ले रहे हैं, वो तो भाई उनका तो कोई जवाब नहीं। मतलब नवम भाव में गजकेसरी योग अगर बन गया तो व्यक्ति की जो एजुकेशन होगी वो निम्न स्तर की नहीं होगी, उच्च स्तर की होगी। बहुत ही, जिसको कह देते हैं कई कई डिग्रीज होती हैं उनके पास। तो नवम भाव में गजकेसरी योग ये देता है। दशम भाव में 10th हाउस में अगर चंद्र बृहस्पति दोनों बैठते हैं तो जातक को उसके कार्य क्षेत्र में बिल्कुल हायर पोजीशन पे, टॉप पोजीशन तक पे ले जाकर के ये बैठाता है, टॉप पोजीशन पर। छोटी मोटी पोजीशन नहीं, बिल्कुल टॉप तक ले जाता है दशम भाव का गजकेसरी योग। शर्त यही है कि उनकी दशा जीवन में आ जाए और सही समय पर आ जाए। अब मान लीजिए कि दशम भाव का गजकेसरी योग बना हुआ है चंद्र बृहस्पति के द्वारा। अब दोनों में से किसी भी एक ग्रह की दशा आएगी, और आई तो वो जाकर के आई या तो बहुत बचपन में या बिल्कुल ओल्ड एज में जाकर के आई, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। ये जब व्यक्ति यंग एज में होता है, अगर तब ऐसी दशाएं आ जाएं जिनके द्वारा राजयोग का निर्माण कुंडली में हुआ है जातक की, तब आता है जीवन का असली आनंद। तब महसूस होता है जीवन क्या है। 11वें भाव में अगर गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है साथियों, या हो रहा है आपके, तो ये धन का लाभ बहुत ही प्रचुर मात्रा में कराता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कभी जीवन में कमी नहीं रहती, अभाव नहीं रहता। किसी ना किसी सोर्स से धन आता रहता है, लॉट ऑफ मनी, पैसे में खेलता है ऐसा व्यक्ति। 12वें भाव में अंत में अगर ये योग बन जाए गजकेसरी चंद्र और बृहस्पति का, तो क्योंकि 12वां भाव भी साथियों अशुभ भाव कहलाता है, लेकिन यहां पर बनने से व्यक्ति की जो रुचि है वो धर्म कर्म के कार्यों में ज्यादा होती है। धर्म कर्म में आस्था ऐसे व्यक्ति की ज्यादा होती है, और धर्म कर्म के कार्यों को लेकर के ही वो ज्यादा खर्च करता है, और धार्मिक यात्राओं पर भी उसका ध्यान अधिक रहता है, और थोड़ा सा आध्यात्म की ओर भी उसका ध्यान रहता है। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं जिनका 12th हाउस में, द्वादश भाव में गजकेसरी योग बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उनको अपने घर से दूर सफलता की प्राप्ति होती है। जहां पर वो हैं, ये जहां पर कार्यरत हैं, फिलहाल कार्य कर रहे हैं, या जहां पर रहते हैं, जहां के रहने वाले हैं, वहां से दूर जाकर के जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी चंद्र या बृहस्पति की, तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन घर से काफी दूर निकल के। तो प्रिय साथियों, ये था गजकेसरी योग को लेकर के चर्चा कि ये गजकेसरी योग जब कुंडली में इसका निर्माण होता है तो कैसे होता है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए, कब होता है, वो हमने आपसे बात की है। और फिर अलग अलग भाव में अगर ये बनता है, एक साथ अगर चंद्र गुरु बैठ जाते हैं, तब भी गजकेसरी योग होता है। एक दूसरे से
पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में अगर बैठे हों तब भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। ये बात हम आपको बार बार बता चुके हैं इस चर्चा के दौरान। लेकिन जब भी गजकेसरी योग का निर्माण अगर आपके कुंडली में है, किसी भी हमारे मित्र की, और उसकी दशा जीवन में आती है, तो मान के चलिए, और उन ग्रहों की स्थिति मजबूत है, शुभ स्थिति में है, वो अच्छी मजबूत स्थिति में है, तो आपको सुखों को प्राप्त कराने से कोई रोक नहीं सकता जीवन में। वो तो आपको मिलना ही है। उसके लिए तो फिर उसी हिसाब से सर्कमस्टांसेस बना देते हैं ग्रह। तो ये थी चर्चा आज की गजकेसरी राजयोग के विषय में। मैं समझता हूं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं कहता हूं कि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब विद नोटिफिकेशंस समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो साथियों, अब इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से, दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाजत। और इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।